तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों के सेट पर, जो कि पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो जो देखें, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अब तक जो 2021 तक जो रहा था टेंडेंसी, जो आने का सवाल जैसा पूछा जा रहा था, 22-23 में थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा इसको। हालांकि हमने विकल्प जैसे पुराना था वैसा ही लिया है। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा कथन है कि एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। बताना है कि इनमें से कौन से कथन या कौन सा या से कथन सही हैं। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और विकल्प डी है कि न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे देखिए, जो फैक्ट्री एक्ट है 1881, ये तो सही है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। तो यानी कि जो फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था, ये भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम था जिसमें श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था, जो कि मुख्य रूप से जो 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे थे उनके यानी कि बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। और इस अधिनियम के कुछ जो मुख्य प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला ये था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार से निषिद्ध किया गया। दूसरा ये था कि बच्चों के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित किए गए थे 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में। इसके अलावा बच्चों के लिए 1 महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान था इस अधिनियम में। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री एक्ट है 1881, ये औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये कथन सही नहीं है। ठीक, और इसके अलावा ये जो 1881 का फैक्ट्री अधिनियम आया था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। तो उनके कार्यकाल में यह अधिनियम लाया गया था और इसी कारखाने अधिनियम के द्वारा ही आगे से क्रमिक कारखाना विनियमन के लिए मार्ग खोला गया था। और इनका बात करें एम लोखंडे, तो यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो है नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। और इन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा ये नेता तो थे ही, समाज सुधारक भी थे और एक श्रमिक नेता थे। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के पुणे में 24 अगस्त 1864 को हुआ था और इनका मृत्यु दिनांक 9 फरवरी 1897 को हुआ था। यानी काफ़ी कम उम्र में ही इनका देहावसान हो गया था और ये महाजाति से संबंधित थे। ठीक है, तो इनकी जो यात्रा थी, यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे की यात्रा जो है 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई, जब इन्होंने बॉम्बे, तत्कालीन बॉम्बे और वर्तमान की अगर हम बात करें तो मुंबई में मिल मजदूरों की दुर्दशा को देखा और उनकी खराब कामकाजी परिस्थितियों को देखकर, इसके अलावा उनको जो मजदूरों को कम वेतन और बुनियादी अधिकारों की कमी से प्रभावित हुए ये, और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि भारत के शुरुआती ट्रेड यूनियनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने बाल श्रम, लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को भी खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया। और इनके योगदान ने ही भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की नींव रखी और इनके अथक प्रयासों ने महत्वपूर्ण श्रम सुधारों और श्रमिकों के अधिकारों की मान्यता का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ पे जो नंबर 2 विकल्प है वो सही हो जाएगा कि केवल 2, यानी कि एम लोखंडे यानी कि नारायण मेघाजी लोखंडे जो हैं, ये ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी रूप से जाने जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अब देखेंगे
प्रश्न नंबर दो है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो ये जो विकल्प है इसमें चार हैं। पहला है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। दूसरा है कि भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। और तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। और डी विकल्प है कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी की बात करें जिसका निर्माण जो है सन 1927 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे सर हरकोट बटलर थे। इन्होंने भारतीय रियासतों और भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए सन 1927 में एक कमेटी की अध्यक्षता की, यानी कि बटलर कमेटी के अध्यक्ष थे। और इनके साथ दो अन्य सदस्य थे जिनका नाम था प्रोफेसर WS होल्ड्सवर्थ और SC पील। तो इनने क्या किया था, जो सर हरकोट बटलर हैं और इन जो अन्य दो सदस्य हैं जिनमें शामिल हैं प्रोफेसर WS होल्ड्सवर्थ और SC पील, इन्होंने 16 रियासतों का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट जो है सन 1929 में प्रस्तुत की थी। और इनका उद्देश्य ये था कि भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच जो है संबंध सुधारा जाए ताकि आगे कोई कुछ ऐसा घटना ना हो, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखें। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है। पहला कथन है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। और दूसरा कथन है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमको सही उत्तर बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं नागरिक के मूल कर्तव्यों के बारे में। तो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है या फिर कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है ये संवैधानिक कर्तव्य है, संविधान के दायरे में है। तो इसके लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है, तो पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा है कि वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि न तो एक और न ही दो। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है हमारे देश में रूस के संविधान जो कि तत्कालिक सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है या प्रेरित है। और मूल भारतीय संविधान की बात करें तो मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख या व्यवस्था नहीं था। फिर क्या हुआ कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जब मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4 के रूप में प्रविष्टि दिया गया तो मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या उस समय 10 थी। फिर बाद में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, जो कि संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 51A में सूचीबद्ध है। यानी कि अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग की बात करें तो भाग 4 का है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं, यानी कि इनको लागू कराने के लिए अदालत नहीं जा सकते आप, यानी कि ये जो है गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं मौलिक कर्तव्य। अब एक देख लें कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष रहा है अब तक। तो दो महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं। पहला तो हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की एक केस था रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और एक दूसरा मामला था
सन 2001 का कि एम्स छात्र संघ यानी कि एम्स स्टूडेंट संघ वर्सेस एम्स 2001 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना गया था के द्वारा ये माना गया था कि जो मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन या हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि महत्व में जो है दोनों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बराबर हैं, लेकिन जिस तरह से मौलिक अधिकार को आदमी लागू करता है तो उसी तरह मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं किया जा सकता। ये 2001 के बाद में आया था, एम्स छात्र संघ वर्सेस एम्स 2001। ठीक है, अब थोड़ी सी देखेंगे कि क्या मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है हमारे देश में। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इसका असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी है। यानी कि मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी का कार्य करता है जो कि राष्ट्र का अपमान करता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति को भंग करना, उन सब के विरुद्ध एक चेतावनी है। दूसरा है कि अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाना, ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अब देखिए प्रश्न 3 में हमने यही बताया है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बीच थोड़ी सी समानता है। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, या डी है कि राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो नंबर ए हो जाएगा कि अधिकार जो हैं ये कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ठीक है, अब अगले देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निर्वाचन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या बी विकल्प है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या सी है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, और डी है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है जो सबसे सही रूप से स्पष्ट करता है वो नंबर सी है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वो नामांकन पत्र जो है दाखिल कर सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, और बी है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, और नंबर 3 है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। अब इन तीनों कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ठीक, पहला विकल्प है कि केवल 1 और 2, और दूसरा विकल्प है कि केवल 2, और तीसरा विकल्प है कि केवल 2 और 3, और चौथा विकल्प है केवल 3। तो अब देखिए भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये 5 सदस्यीय नहीं है बल्कि ये 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, तो पहला कथन तो इसमें होना ही नहीं है। अब क्योंकि अब मैनिपुलेट करने वाला विकल्प लगभग इस बार से नहीं है तो यहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से कोई विकल्प ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारत का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग जो है ये आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो सही विकल्प यहाँ पे
डी हो जाएगा। अब थोड़ी सी भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें, तो ये जो भारत का चुनाव आयोग है यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में केंद्र एवं राज्य की चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने का काम करता है। इसकी स्थापना यानी कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई और आयोग का सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव को संचालित करता है। इसके अलावा राज्य के पंचायतों एवं नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के चुनाव से भारत के निर्वाचन आयोग का कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि राज्य के पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए भारतीय संविधान ने राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की है। ठीक है, और ये जो चुनाव आयोग है इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो कि भाग 15 में व्यवस्था की गई है और भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो अनुच्छेद 324 में ये बताया गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। तो चुनाव आयोग जो है, अब उसकी संरचना को देखेंगे तो मूल रूप से जो आयोग है इसमें पहले एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 यानी कि 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है, यानी कि एक से अधिक सदस्य हैं। और वर्तमान में क्या है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस प्रकार कुल जो इनकी सदस्य संख्या होती है वो 3 होती है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अब थोड़ी सी हम चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियों की अगर हम बात करें तो इससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, कभी हाल ही में जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त को जो निर्वाचन आयुक्त के लिए जो समिति होता है जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। तो उसके अनुपालन में भारतीय संसद ने एक नियम बना दिया है। तो आई थिंक कि उस पर सवाल आना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो हाल ही की बात है 2023 का, तो उस पर आना नहीं चाहिए, तो उसको ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब हम चुनाव आयोग के कार्य यानी कि और शक्तियों को देख लें तो इसका कार्य, अगर प्रशासनिक कार्य देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखें चुनाव आयोग का, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कुछ ऐसा है या प्रशासनिक कार्य ऐसा है कि संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है चुनाव आयोग। दूसरा यह है कि मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसको संशोधित करता है और जो भी पात्र मतदाताएं हैं उनको पंजीकृत करने का काम निर्वाचन आयोग का है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। ठीक, और इसका सलाहकार, क्षेत्राधिकार और अर्ध न्यायिक कार्य देखिए अगर, तो जो संविधान के तहत ठीक संसद और राज्य विधानसभाओं में मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी अधिकार क्षेत्र है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि और ऐसे सभी मामलों में आयोग की जो राय है राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसे ऐसी राय दी गई हो उनके लिए बाध्यकारी है। यानी कि अगर निर्वाचन आयोग किसी प्रकार का कोई राय देता है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, तो उनको यह राय मानना पड़ता है। इसके अलावा मतलब ऐसा है कि इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं। तो इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ तो किस अवधि के लिए। ठीक है, इसके अलावा आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्ध न्यायिक शक्ति भी निहित है। इसके अलावा
आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा है। ऐसे भी लोगों को चुनाव आयोग जो है अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा अपना वो डी हो जाएगा कि केवल 3। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। पहला है कि राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और तीसरा है कि स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा परिणाम होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, राज्य विधानसभा का विघटन आवश्यक नहीं है, स्थानीय निकायों का विघटन आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ पे आवश्यक क्या है, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। ठीक, तो 2 यहाँ पे आवश्यक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि बी विकल्प, केवल 1 और 3, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन ये होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो राज्य के मंत्रिपरिषद है उसको हटा दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। और प्रश्न नंबर 8 है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 है। तो 23 में क्या है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, और 24 में है कि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो पहला इसमें जो कथन सही है वो 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 जो है वो विकल्प सी है, तो विकल्प सी यहाँ पे सही होगा। जबकि अस्पृश्यता जो है ये समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद 17, और जो अनुच्छेद जो 3 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये धार्मिक मामलों से संबंधित अनुच्छेद में आता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा, केवल 1 और 4। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी भाग 2 जो है वो अगले वीडियो में लाएंगे और बहुत जल्द। तब तक के लिए आप बी रेडी। नमस्कार, जय हिंद।